राजनीतिक दल क्या है हमारे पास, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ये इसके बारे में बताना है, इसका नेचर बताना, इसकी विशेषताएं बतानी है और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज का जो कार्य है ये विस्तार पूर्वक आपको इसके बारे में व्याख्या करने बोला गया है। ये सवाल टोटल 15 मार्क्स का आएगा पेपर में आपका। अगर सिर्फ राजनीतिक दल क्या है अगर पूछा जा सकता है या फिर इसकी प्रकृति के बारे में बताइए तो ये हो सकता है 5 नंबर में। तो इस प्रकार आपसे बच्चों को जो भी सवाल आएंगे वो 15 नंबर भी पता चल जाएगा, 5 नंबर भी पता चल जाएगा आपसे बच्चों को। ठीक है, तो राजनीतिक दल है क्या? सबसे पहले हमारे पास क्या है, संगठित व्यक्तियों मतलब सभी लोगों का बेसिकली एक कोलैबोरेशन है कह सकते हैं, जिनका एक ग्रुप होता है, जिनमें एक जो राजनीतिक जो विचारधारा होती है वो सबका समान देखा जाता है। सबके कुछ सिद्धांत होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का याद रखिएगा सिद्धांत भी फिक्स होता है और उनके उद्देश्य के आधार पर वो कार्य करते हैं। मतलब जैसा भी उनका उद्देश्य मिला हुआ है उस आधार पर ही वो लोग क्या करेंगे, काम करने वाले हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, चुनावों में भाग लेकर शासन की सत्ता प्राप्त करना है। मतलब इनका जो मेन मोटिव यही है कि चुनाव में क्या करना, पार्टिसिपेशन करना है और जो सत्ता चल रही है उस सत्ता में क्या करना, अपना जो शासन है वो स्थापित करना है तथा अपनी नीतियों के अनुसार, मतलब उनके जो भी नीति होंगी उनके अनुसार देश को क्या करना है, अपना देश को अनुसार अपनी नीतियों के अनुसार देश को क्या करना है, प्रशासन चलाना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास, यानी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है हमारे पास या डेमोक्रेटिक जो रूल चलता है इसमें राजनीतिक दलों को बहुत महत्व है। क्यों? इसके माध्यम से बेसिकली जनता यानी हम लोग और सरकार के बीच में एक जो नेटवर्क है वो स्थापित हो पाता है। भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, राष्ट्रीय जनता दल जिसे राजद कहते हैं, इन सभी प्रमुख जो राजनीतिक दल इसके उदाहरण है, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इन राजनीतिक दलों की जो प्रकृति होती है वो लोकतांत्रिक है, मतलब इनका जो प्रोसेस होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। वे संविधान और कानून के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये जितने भी चीज़ें होंगी जो भी चीज़ संविधान में लिखी गई है और कानून के अंतर्गत बताएगी उन्हीं के अंदर वो कार्य करते हैं तथा जनता के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं कि जनता के हित के हिसाब जो हो सके वो कार्य करें। प्रत्येक दल की अपनी विचारधारा, देखिए हर ग्रुप का अपना एक मोटिव होता है, उनका संगठनात्मक जो हमारे पास संरचना होता है, कार्यक्रम होते हैं, वे सभी एक हमारे पास प्रत्येक दल का अपना अपना विचारधारा चलता है। दल अपने सदस्यों को क्या करते हैं, जितने भी जो भी जिस भी ग्रुप के दल है वो अपने सदस्यों को संगठित करते हैं, जनता के बीच जो राजनीतिक जागरूकता है वो फैलाने का काम करते हैं तथा चुनावों के माध्यम से शासन में जो भागीदारी है बेसिकली उनमें क्या करते हैं, अपना जो भागीदारी वो भी फिक्स करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना प्रभावी सरकार की कल्पना, ये नहीं लोकतंत्र में अगर मान ली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो उनके बिना अगर आप इफेक्टिव गवर्नमेंट का सोच भी नहीं सकते कि गवर्नमेंट जो रहेगा वो अच्छे से इफेक्टिव रोल से काम यहाँ कर पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट ये बताया हुआ है राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताओं में, जिनमें है संगठित संरचना उन लोग का, निश्चित विचारधारा है, नेतृत्व है, सदस्यता है और चुनावों में जो भागीदारी है तथा जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो सभी चीजें शामिल है। प्रत्येक दल का एक चुनाव चिन्ह होता है, आपको मालूम होगा, जिसके माध्यम से मतदाता क्या करता है, उसको पहचानता है कि हाँ ये इस पॉलिटिकल पार्टी का है। दल जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ सरकार की जो नीति होती है उनको जनता तक पहुंचाने में भी क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख जो कार्य हैं उनमें चुनाव लड़ना हो गया, सरकार का गठन करना हो गया, विपक्ष की भूमिका निभाना हो गया, जनमत का यहाँ पर निर्माण करना हो गया, जनता की मांगों का प्रतिनिधित्व करना हो गया और लोकतांत्रिक मूल्यों की यहाँ पर रक्षा करना, ये सभी चीज़ें इनमें शामिल होती है। यदि कोई दल मान ली कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वो सरकार बनाता है, जबकि जो दल बेसिकली बहुमत नहीं लेकर पाएगा वो विपक्ष के रूल में काम करेगा और सरकार का देखिए जो भी नीति होता है उसको समीक्षा करेगा कि सरकार द्वारा जो नीति जारी की वो सही है गलत, इसके बारे में बताएगा। इस प्रकार राजनीतिक जो दल है वो लोकतंत्र की सफलता, राजनीतिक स्थिरता और साथ ही साथ जन भागीदारी, इन सभी चीज़ों के लिए क्या एक आवश्यक हमारे पास संस्था बनता है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, राजनीतिक दल क्या होता है, इसका प्रकृति बताइए, इसके क्षेत्रों के बारे में विवेचना करें, इसके विशेषताएं बताएं। इस प्रकार से अगर आता है तो 15 मार्क्स में आपको ये सारे के सारे टॉपिक हमने बता दिए जो आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। अगला सवाल राजनीतिक दल से ही है कि राजनीतिक दल के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनका वर्णन करने बोला गया है कि राजनीतिक दल के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में बताइए। तो राजनीतिक दल के विभिन्न प्रकार अगर बात करें तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन जो व्यवस्था होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है या पार्ट है। प्रत्येक राजनीतिक दल का देखिए अपना विचारधारा है, सबका अलग उद्देश्य है, सबका कार्य प्रणाली में कार्य करने का जो शैली होता है वो अलग अलग होता है। शासन व्यवस्था, प्रभाव क्षेत्र, विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल को हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये कि जनता का जो समर्थन प्राप्त करके पहले क्या करना है, शासन में अपनी भागीदारी साबित करना है और साथ ही साथ जनहित के कार्य करना यहाँ पर उनका काम होता है।
सबसे पहले अगर बात करें तो एक होता है हमारे पे एक दलीय व्यवस्था, जिसे वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। इसे पूरे देश में एक ही राजनीतिक दल शासन करता है, मतलब सिर्फ एक ही जो पॉलिटिकल पार्टी को वो शासन करेगा, और अन्य दलों को यहाँ पर कार्य करने की अनुमति नहीं होती, या उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही कम होता है। इस व्यवस्था में जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब जो राजनीतिक का कॉम्पिटिशन रहता है, वो भी बहुत कम लेवल तक रह पाता है, हमारे पे लिमिटेशन पे रहता है। दूसरा हमारे पास है टू पार्टी सिस्टम। इसमें दो प्रमुख जो राजनीतिक दल है वो सत्ता के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। सामान्यतः जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा, और जो दूसरा है वो विपक्षी भूमिका निभाएगा, यानी अपोजिशन के रोल में आएगा। इससे शासन में क्या रहेगा, बैलेंस बना हुआ रहता है कि भैया सरकार आपकी नहीं है, आप चुने गए हो ठीक है, लेकिन आप काम अगर नहीं करोगे तो हटाए भी जा सकते हो, ठीक है। इस बात को सरकार को भी ध्यान रखना पड़ता है, और जनता को स्पष्ट यहाँ पर विकल्प मिलता है कि दो चॉइसेस है, आपको अपने हिसाब से जो लगे आप उनको वोट कर सकते हैं। तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम। जब इसमें राजनीतिक जो दल हैं वो बहुत विभिन्न विभिन्न टाइप के राजनीतिक दल रहते हैं, और सभी सक्रिय रहते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। और हमारे भारत में यही बेसिकली व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत अगर नहीं मिलता तो गठबंधन का सरकार चलता है, यानी मिला जुला के चलता है। यह व्यवस्था विभिन्न वर्ग और जो क्षेत्र है उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कार्य भी करता है। प्रभाव क्षेत्र के आधार पर बोले तो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और जो क्षेत्रीय दल है इस आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, बंटवारा किया जा सकता है। राजनीतिक दल जो दल रहेगा, वही माफ करिएगा, वो पूरे देश में क्या करे कार्य करेगा, वहीं पर कई राज्यों में इसका प्रभाव भी होता है। लेकिन वो जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, ये सब के सब राष्ट्रीय दल है हमारे पास। इसके विपरीत अगर क्षेत्रीय दल कहा जाए तो किसी विशेष क्षेत्र का जो हमारे पास वो प्रतिनिधित्व करेंगे उन्हें कहा जाता है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम हो गया हमारे पास है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल के विभिन्न जो प्रकार होते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जनता की आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, साथ ही साथ राजनीतिक जागरूकता बढ़ाते हैं, तथा लोकतंत्र को सफल और प्रभावी बनाने में अपना जो योगदान है वो देने कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास। अगर पूछा जाएगा राजनीतिक दलों के बारे में तो आप इस प्रकार अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी तीसरा क्वेश्चन रहा हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कि कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी और इसकी स्थापना के जो उद्देश्य थे उनका भी वर्णन करने बोला गया है। ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन करिएगा। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आपको मालूम होगा 28 दिसंबर 1885 को, बेसिकली जो वर्तमान का हमारा मुंबई, पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। इस समय इसके बेसिकली जो गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में इसका स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना ए ऊ हुम नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसने इसकी बनावट में यह कह सकते हैं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रत्येक जो प्रथम अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जो बेसिकली इसका वो बिमल चंद्र जो बनर्जी हमारे पास है उन्होंने की थी। कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हमारे पास क्रम है, ठीक है। अगला पॉइंट बताया हुआ, कांग्रेस की स्थापना के पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां थी। ब्रिटिश शासन की जो दमनकारी नीतियां चल रही थी, जो कि अत्यधिक कर, आर्थिक शोषण और भारतीयों को उच्च जो प्रशासनिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था कि भैया आप हाई लेवल पोस्ट पे काम नहीं कर सकते। इससे जनता में असंतोष बढ़ रहा था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से एक शिक्षित जो मध्यम वर्ग है वो तैयार हुआ, जो अपने अधिकार और जो भी राजनीतिक भागीदारी उनकी मांग करने लगा। देश के विभिन्न भागों में कई राजनीतिक संस्थाएं भी काम कर रही थी, लेकिन उनके बीच कोई भी देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर का जो संगठित संगठन है वो नहीं था। ऐसी स्थिति में एक ऐसे मंच की आवश्यकता लोगों को महसूस हुई जो पूरे भारत के लोगों को क्या करेगा, एकजुट करके रखेगा हमारे पास, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है हमारे पास है वो विभिन्न प्रांतों के नेताओं को एक मंच पर क्या करना, लेके आना है। साथ ही साथ भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की जो भावना है उसे विकसित करना तथा जनता की समस्याओं और उनकी मांगों को संगठित रूप से क्या करना है, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना है, ठीक है। कांग्रेस का उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है तथा साथ ही साथ संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से जो राजनीतिक सुधार की मांग करना है। आगे चल के कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन का जो मुख्य हमारे पास संगठन है वो बन के उभर के आया है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना बेसिकली हमारे भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास के रूप में काम आई, और ये एक ऐतिहासिक कदम भी था। इससे देश के विभिन्न वर्ग और जो क्षेत्र के जो लोग हो गए उनको एक सूत्र में क्या क्या बांधा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक संगठित नेतृत्व यहाँ पर प्रदान करने का कार्य किया, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अगर पूछा जाएगा आपसे बच्चों को तो आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अगला सवाल है हमारे पास है कि कांग्रेस प्रणाली यानी कांग्रेस सिस्टम क्या होता है, इसके विकास और साथ ही साथ इसकी विशेषताओं का आपको विवेचना करने बोला गया। तो चलिए आइए क्वेश्चन को डिकोड करते हैं हम लोग। तो कांग्रेस प्रणाली से आशय उस राजनीतिक व्यवस्था से जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे भारत की राजनीति में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका लंबे समय तक बेसिकली इम्पैक्ट देखने को मिला और ये प्रभावशाली स्थान बनाए रखा।
प्रसिद्ध राजनीतिक जो वैज्ञानिक है हमारे पास है, ठीक है, जिनका नाम है रजनी कोठारी ने इस व्यवस्था को क्या नाम दिया, कांग्रेस प्रणाली नाम दिया था। स्वतंत्रता के बाद लगभग 2 दशक तक, इन लगभग 20 साल तक सेंटर लेवल पर इनका गवर्नमेंट बना हुआ रहा और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो बना रहा है। इसीलिए भारतीय राजनीति को कांग्रेस प्रणाली के नाम से भी जाना गया है। इसका विकास स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ बेसिकली। वर्ष 1952 हो चाहे 57 हो, 62 का जो आम चुनाव हुआ, इनमें कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त किया और केंद्र में अपनी सरकार बनाई। उस समय कांग्रेस में समाज के जो लोग थे वो सभी वर्ग के थे, चाहे किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, बुद्धिजीवी थे, महिलाएं थी, विभिन्न धर्म और जाति के लोग शामिल थे। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण कांग्रेस को जनता का जो व्यापक समर्थन यहाँ मिला था। विपक्षी दल उस समय बहुत कमजोर था और बिखरे हुए थे क्योंकि सब अलग अलग बटे हुए थे। इसलिए कांग्रेस का जो राजनीतिक प्रभाव वो लगातार यहाँ पर बढ़ते चला गया था। अब कांग्रेस प्रणाली की यह प्रमुख विशेषता यह थी कि एक प्रमुख दल वाली, बेसिकली क्या था, एक इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या था, दल जरूर था और साथ ही साथ बहुदलीय व्यवस्था थी। यद्यपि बहुत सारे देशों में क्या होता है, कहीं हमारे पास राजनीतिक दल मौजूद होते हैं, फिर भी कांग्रेस जो है सबसे अधिक यहाँ पर प्रभावशाली दल था। कांग्रेस के भीतर विभिन्न विचारधारा के लोग थे और समूह को स्थान मिलता था, जिससे लोगों के जो आंतरिक लोकतंत्र इनको बढ़ावा मिलता था। यही दल बेसिकली राष्ट्रीय एकता हो, लोकतंत्र हो, धर्मनिरपेक्षता हो और सामाजिक जो हमारे पर न्याय जैसे मूल्यों पर यहाँ पर समर्थन करता था। कांग्रेस की नीतियों का देश की राजनीति और जो शासन व्यवस्था है इस पर गहरा प्रभाव देखने को मिला। समय के साथ कांग्रेस प्रणाली जो है, क्योंकि एक टाइम पे सिंपल सा बात है कि भैया आपका प्रभुत्व बढ़ेगा तो एक टाइम पे घटेगा भी, वही काम यहाँ पर हुआ कांग्रेस के साथ। इनकी प्रणाली कमजोर होने लगी। वर्ष 1967 में चुनाव में कई राज्यों में कांग्रेस को पराजय का भी सामना करना पड़ा और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव इससे बढ़ा। बाद में वर्षों में गठबंधन राजनीति और जो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, इन सभी कारण कांग्रेस का जो एकाधिकार था पहले वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त होते चला गया। इस प्रकार कांग्रेस प्रणाली जो है भारतीय लोकतंत्र के जो प्रारंभिक चरण है उसकी महत्वपूर्ण जो राजनीतिक व्यवस्था है उनमें से एक है। इससे इसने भारतीय जो हमारा लोकतांत्रिक संस्था है उसको मजबूत करने, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने तथा भारत में जो लोकतंत्र का प्रारंभिक जो आधार है इन सभी को प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की जो दलीय व्यवस्था है जिसे हम पार्टी सिस्टम कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का आपको विश्लेषण करने बोला गया है। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के बाद जो हमारा दलीय व्यवस्था था, पार्टी सिस्टम था, उसका क्या क्या विशेषता था, इसके बारे में आपको विश्लेषण करने बोला गया है। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने लोकतांत्रिक और जो संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके अपनाया। इस व्यवस्था में राजनीतिक दल की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा तो रहा हमारे पास है। भारत की दलीय व्यवस्था जो है हमारे पास है वो समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुई और ये आज विश्व का हमारे पास सबसे बड़ा जो बहुदलीय व्यवस्था इसके रूप में जाना जाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे भारत में विभिन्न राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय दल है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या होते हैं, सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। मतलब ये सभी लोग क्या होते हैं, एक्टिव रूप से इनमें पार्टिसिपेशन भी करते हैं। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीति पर प्रभुत्व था। 1952 से 1967 तक कांग्रेस केंद्र में रहा और अधिकांश राज्यों में उनकी सत्ता भी रही, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस प्रणाली खत्म होती चली गई और बहुत सारे हमारे पास यहाँ राजनीतिक दल भी नए नए उभर के आए और भारत में लोकतंत्र की जो बेसिक कॉम्पिटिशन है वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, बढ़ते चला गया। भारत की दलीय व्यवस्था की सबसे जो प्रमुख विशेषता है वो है बहुदलीय व्यवस्था, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारे पास वो है। यहाँ अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल जो है वो चुनावों में क्या करते हैं, भागीदारी अपनी करते हैं। इससे समाज के जो विभिन्न लोग हो गए, क्षेत्र हो गए, समुदाय, इन सभी चीज़ों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंस है हमारे पास कि क्षेत्रीय दल का जो बढ़ता प्रभुत्व है हमारे पास या बढ़ता प्रभाव है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, जेएमएम हो गया, राष्ट्रीय जनता आरजेडी हो गया हमारे पास, तृणमूल डीएमके तमिलनाडु, मतलब बेसिकली स्टालिन की पार्टी की जो है हमारे पास है, और तृणमूल कांग्रेस जैसे कई दल अपने अपने क्षेत्रों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अगला पॉइंट बताया हुआ भारतीय दलीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता है वो है गठबंधन यहाँ राजनीति, मतलब सब मिलजुल के बेसिस राजनीति करना। जब किसी एक दल को बहुमत, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो कई दल मिलकर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। इससे विभिन्न विचारों को प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन कभी कभी जो राजनीतिक हमारे पास जो अस्थिरता देखी जाती है वो भी इसी कारण उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक चुनाव है, शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन हो गया, मजबूत विपक्ष हो गया, चुनाव जो हमारे पास स्वतंत्र चुनाव, इन सभी चीज़ों ने भारतीय जो दलीय व्यवस्था है इस पे एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर रखा है। ठीक है, हालांकि भारतीय दलीय व्यवस्था की कुछ लिमिटेशन भी, जैसे दल बदल कानून, अपना नाम सुना होगा, जातिवाद, सांप्रदायिक राजनीति,
धन बल, बाहुबल का प्रभाव तथा आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, फिर भी यह व्यवस्था लोकतंत्र को सशक्त बनाने और जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष के बारे में बोले तो स्वतंत्रता के बाद भारत की जो दलीय व्यवस्था है, इनके साथ समय के साथ साथ धीरे धीरे निरंतर विकास हुआ है। बहुदलीय व्यवस्था क्षेत्रीय दलों का उदय करती है और साथ ही साथ जो गठबंधन हमारे पास राजनीति है, इसकी प्रमुख विशेषता है, जिन्होंने बेसिकली भारतीय लोकतंत्र को और भी अधिक यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है और सशक्त बनाने का कार्य किया हमारे पास। ठीक है, कांग्रेस और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों का एक तुलनात्मक आपको एक अध्ययन करने बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जो नेशनल कांग्रेस है वर्तमान है, पहले ये भारत का हमारा दो प्रमुख बेसिकली कहा जाए तो ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है हमारे पास है। दोनों ही दलों ने बेसिकली भारतीय में राजनीति और लोकतंत्र के विकास में अपनी अपनी जो भूमिका वो निभाई है, लेकिन दोनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि भैया देश का विकास हो और देश पे क्या करना, शासन करना है। फिर भी दोनों को विचारधारा कहा जाए, इतिहास देखा जाए और कार्यशैली में बहुत ज़्यादा हमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सबका विचारधारा अलग अलग हो सकता है। तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को अगर समझा जाए यहाँ पर, तो ये 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बेसिकली जो नेतृत्व है वो कांग्रेस ने किया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लंबे समय तक देश पर जो शासन जिस पार्टी का था वो था भारतीय बेसिकली राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की विचारधारा जो थी वो लोकतंत्र थी, धर्मनिरपेक्षता थी, सामाजिक थी, न्याय थी, समावेशी विकास पर ही आधारित मानी जाती थी। यह सभी धर्म और वर्गों को समान अवसर देने तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर बल देती थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कह सकते हैं ये विचारधारा था उसको बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ये 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इसका विकास भारतीय जो जनसंघ से हुआ था। बेसिकली भाषा विचारधारा हमारी सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है, सुशासन हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, आत्मनिर्भर भारत बने और साथ ही साथ आर्थिक विकास पर केंद्रित था। वर्तमान समय में अगर कहा जाए भारत में सबसे बड़ा पार्टी जो है वो बीजेपी हमारे पास है और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण जो राजनीतिक प्रभाव रखने का कार्य भी करती है। यानी दोनों के अगर बात करें तो एक तो 1885 को बना था, एक 1980 को बना था। दोनों का विचारधारा में बहुत अंतर देखने को मिलता है। ये कुछ अंतर भी जो हमने बताया। दोनों ही दल अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों ही दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ते, मतलब सीधा बात है, हम लोग डेमोक्रेटिक रूप से जो इलेक्शंस होते हैं दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार बनाते हैं और जनता के हितों के लिए दोनों का ही कार्य करने का जो वादा होता है वो दोनों अपने करते हैं। दोनों का देखिए अपना अपना संगठन है, नेतृत्व करने का क्षमता अलग अलग है, कि चुनाव चिन्ह अलग है, राजनीतिक कार्यक्रम है। संसद और विधानसभा में दोनों दल क्या करते हैं, दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसद हो चाहे विधानसभा, दोनों का दोनों जो पार्टीज है बेसिकली दोनों अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तथा देश की जो नीति है और देश के लिए जो कानून है इन सभी को निर्माण में क्या करते हैं, दोनों योगदान अपना देते हैं। हालांकि कहा जाए दोनों दलों की नीतियाँ, चुनाव की जो रणनीति होगी, कुछ राजनीतिक मुद्दों पर दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग हो सकता है, फिर भी दोनों ही हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो सकता है उसका वो हिस्सा होते हैं। अगर हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये भारत के दो सबसे प्रभावशाली जो राष्ट्रीय पार्टी उनमें से एक है। मतलब उनमें से ये दो कैटेगरी हमारे पास आ जाता है। दोनों ने अलग अलग समय में बेसिकली एक देश की आज़ादी से पहले, एक देश की आज़ादी के बाद नेतृत्व किया और भारतीय हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने में दोनों का ही क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे पास। तो ये सवाल अगर आपसे बच्चों 15 नंबर के लिए आता है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला सवाल जहाँ पे हमने जाना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का एक तुलनात्मक जो अध्ययन है वो हमने आपको बताया। अब अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड में हम लोग तो झारखंड में हमारे पास जेएमएम की पार्टी है और इस जेएमएम के पार्टी का गठन, विकास एवं झारखंड की राजनीति में इसकी जो भूमिका है इसका मूल्यांकन भी करने बोला गया है। तो चलिए ये बताते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, इसकी स्थापना 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन जी के द्वारा की गई थी और उनके साथ विनोद भाई महतो जिनके नाम पे बेसिकली यूनिवर्सिटी बने हुए, AK राय हो गया, इनके नेतृत्व में हुआ था। इस दल का जो मुख्य उद्देश्य यही था, झारखंड क्षेत्र के जो आदिवासी भाई बंधु हो गए, हमारे मजदूर हो गए, किसान हो गए और जो भी वंचित वर्गों के अधिकारों रक्षा करना। मतलब इसका यही काम है कि भैया हमारे पास झारखंड के जो भी लोग हैं, बेसिकली आप किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, उन सभी के अधिकार रक्षा करना, अलग झारखंड राज्य की मांग करना, क्योंकि उस समय झारखंड बिहार का पार्ट था। ठीक है, इन सभी को क्या करना, झारखंड राज्य की मांग को क्या करना, सशक्त बनाना था। झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठन के समय झारखंड जो है बिहार का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ के लोगों को लगता था कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद
उस क्षेत्र का अपेक्षित जो विकास नहीं हो पा रहा। मतलब हमारे पास अभी भी अगर कहा जाए ना कि भैया सन 2000 को तो हम लोग अलग तो हो गए बिहार से, लेकिन बोलिए डेवलपमेंट के नाम पे हमें क्या मिला है? तो बाबा जी का ठुल्लू मिला है। ठीक है, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, सभी ने मिलके झारखंड को लूटा। हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज जरूर है, लेकिन हम लोग खुद आज तक कभी हमारा शहर, हमारा जो कह सकते स्टेट, वो डेवलप नहीं हो पाया। शिक्षा के मामले में बोले, रोजगार बोले, सड़क बोले, स्वास्थ्य बोले और जनजातीय अधिकार, इन सभी मुद्दों को लेकर लोगों में क्या है, हमेशा असंतोष था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन समस्याओं को क्या किया, एक बेसिकली मंच देने का कार्य किया और व्यापक जो जन समर्थन है वो प्राप्त किया। इसी के नेतृत्व में झारखंड जो एक अलग राज्य के लिए अनेक आंदोलन हुए और जाके झारखंड क्या होता है, सन 2000 को बिहार से बेसिकली अलग होता है हमारे पास। ठीक है, झामुमो का क्या होता है, लंबा जो संघर्ष होता है और जो विभिन्न राजनीतिक जो सामाजिक संगठन होते हैं, इन सभी का रिजल्ट ही क्या होता है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का क्या बनता है, 28वां राज्य बनता है। और ये झामुमो की सबसे बड़ी जो राजनीतिक उपलब्धि उनमें से एक था। राज्य बनने के बाद भी पार्टी ने जो आदिवासी हित हो गए, भूमि अधिकार हो गए, स्थानीय नीति होगी, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया एवं सामाजिक न्याय जैसे कई मुद्दों पर अपनी जो राजनीति है उसको अपना केंद्र बनाया। समय समय पर झामुमो ने राज्य में सरकार बनाई और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। झारखंड की राजनीति में झामुमो का विशेष महत्व है, क्योंकि यह राज्य के जो स्थानीय मुद्दे और जनजातीय समाज की आवाज़ को प्रमुखता देता है। लेकिन अभी वर्तमान में कहा जाए तो भैया ये झारखंड सरकार में झामुमो भी पैसा ही लूटना ही है और कोई काम नहीं इनका भी। ठीक है, हालांकि अन्य राजनीतिक दलों की तरह इसे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और ये सिद्ध भी हुए कई कई मामलों पे। आंतरिक मतभेद है, गठबंधन राजनीति जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी राज्य की जो राजनीति में इसका प्रभाव जो है वो आज भी बना हुआ है। निष्कर्ष क्या है कि यहाँ पर शिबू सोरेन जी के नाम पे इनको वोट मिलता था। अब देखते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में उनके नाम पे तो अब वोट नहीं मिलेगा उनको। निष्कर्ष क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि झारखंड आंदोलन का एक प्रमुख प्रतिनिधि बना है। अलग राज्य के निर्माण में इसकी जो भूमिका है वो ऐतिहासिक रही है। आज भी ये झारखंड का हमारा ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं जो राजनीतिक विकास में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा से तो इस प्रकार आपको बना के लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप सही बच्चों को जो क्वेश्चंस के नंबर है, चाहे वो 15 मार्क्स आता है, 5 मार्क्स का भी आपको बन जाएगा, 1 मार्क्स का भी सवाल एमसीक्यू पूछा जाएगा, वो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनता दल, जिसे आरजेडी कहते हैं। ठीक है, इसका गठन, विचारधारा एवं भारतीय राजनीति में इसकी जो भूमिका है इसकी विवेचना आपको करनी है। तो राष्ट्रीय जनता दल भारत का कहा जाए एक क्षेत्रीय बहुत बड़ा पार्टी है जिसका नाम है आरजेडी। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1957 को बिहार के ही कहा जाए लालू प्रसाद जी ने की थी। यह दल मुख्य रूप से बेसिकली बिहार और झारखंड में सक्रिय है। झारखंड में तो ना के बराबर है, कभी एक समय पे हुआ करता था। जनता दल से अलग होकर यह राष्ट्रीय जनता दल का ये गठन किया गया था। इस दल का उद्देश्य यही था कि सामाजिक न्याय हो, धर्मनिरपेक्षता हो, पिछड़े वर्ग हो गया, दलित वर्ग हो गया, अल्पसंख्यक हो गया और साथ ही साथ गरीब जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके विकास के लिए कार्य करना, ये इनका मोटिव था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, राजनीतिक राष्ट्रीय जनता दल जिसे आरजेडी के नाम से ये इसका माना जाता कथन है। राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा जो है उनमें सामाजिक समानता और जो लोकतांत्रिक मूल्य इसके आधार पर यह बना हुआ था। यह समाज के जो कमजोर और जो वंचित वर्ग है इनको राजनीतिक और साथ ही साथ सामाजिक रूप से एक सशक्त बनाने पर बल देता था। दल का यह मानना था बेसिकली कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलने चाहिए और विकास का जो लाभ है वो सिर्फ एक वर्ग तक ही नहीं सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा इसका सोच था। ठीक है, इसके साथ ही यह धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव बढ़े, संविधान के जो मूल्य उनको समर्थन करने कार्य करता था। भारतीय अगर राजनीति में बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बिहार की राजधानी में इस दल का लंबे समय तक प्रभाव रहा और उसने कई बार राज्य सरकार नेतृत्व किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो यह विभिन्न गठबंधन सरकारों को क्या अपना हिस्सा देती रही है और संसद के विभिन्न मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाता रहा। झारखंड की राजधानी इस दल का कुछ क्षेत्रों में प्रभाव देखने को तो मिलता है। हालांकि अन्य राजनीतिक जितने भी दल है उस तरह राष्ट्रीय जनता दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस पर अगर कहा जाए हमारे पास है परिवारवाद, क्योंकि परिवार को बढ़ावा दिया जाता है इस पार्टी में, सिंपल सा बात है। और कहीं ना कहीं कहा जाए जब वोट आता है तो वोट में यहाँ पर जातिवाद पे यहाँ पर वोट दिया जाता है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार हो गया, संगठनात्मक हो गया, कमजोरी जैसे कई आरोप लगाए जाते हैं। फिर भी यह दल सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के हितों की राजनीति के कारण आज भी हमारा भारत की राजनीति में जिंदा है, क्योंकि भारत की राजनीति में तभी तक जिंदा है जब तक ये लोग बेसिकली धर्म के नाम पे, जाति के आधार पर लोगों से जुड़े हुए तब तक है। क्योंकि जानते हैं अंग्रेजों की नीति ये लोग भी पढ़ के आए कि भैया फूट डालो
और अपना राज करने वाला है। ठीक है, लोगों को लड़वा दो, अपने आराम से जिंदगी से रहो। ठीक है, हर पार्टी का ये सिंपल सा लॉजिक है। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल एक प्रभावशाली क्या है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है हमारे पास है, जिसने विशेष रूप से बिहार और झारखंड की राजनीति को प्रभावित किया। सामाजिक न्याय हो गया, समानता हो गया, और साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक मूल्य है इनके प्रति इसकी जो प्रतिबद्धता है, इसी ने क्या किया, हमारे भारतीय राजनीति में इसका एक जो पहचान है वो विशिष्ट पहचान देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा राष्ट्रीय जो जनता दल है आरजेडी से जुड़ा हुआ सवाल, तो आप लिख दीजिएगा बिहार की पार्टी हमारे पास है। एमसीक्यू भी बता दिए, 5 जुलाई 1957 के इसका गठन हुआ था। ये एमसीक्यू पूछा जाएगा तो आप लोग बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा कि भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है उसका विस्तार से आपको वर्णन करने बोला गया है। यानी हमारे निर्वाचन प्रक्रिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, इसके बारे में बताना है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है, बेसिकली चुनाव करके, यानी मतदान के माध्यम से क्या करते हैं, सभी का इलेक्शन के थ्रू बेसिकली सबको कंडक्ट इलेक्शन के थ्रू बेसिकली बताया जाता है कि भाई कौन जीता कौन हारा, फिर सरकार बनता है। इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में जो राजनीतिक दल है उनकी भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल होते हैं वो चुनाव को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं, संगठित रखते हैं, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक बनाने में जो अपना योगदान है वो भी देने कार्य करते हैं। इनके बिना कहा जाए तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो कल्पना है वो हम लोग नहीं कर सकते। निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दल जो है वो सबसे पहले अपने जो योग्य मतलब जो भी योग्य कैंडिडेट है उनको चयन करती है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए क्या करते हैं, टिकट भी देती है। इसके बाद वे अपना जो घोषणा पत्र है बेसिकली, ठीक है, जिसे हम मैनिफेस्टो भी कहते हैं, इसके माध्यम से जनता को बता दें कि अगर हम अगले 5 साल रहेंगे तो आपको किस तरह का काटने वाले आपका। ठीक है, इस तरह बताया जाता है। वो अपनी नीतियाँ, योजना, विकास संबंधी कार्यक्रम ये सभी प्रस्तुत करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है वो जनसभाएं करती हैं, रैलियां करती हैं, पद यात्रा करती है, और विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मतदाताओं को अपनी और आकर्षित करने का हर संभव प्रयास यहाँ पर लोग मतलब राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दल जनता को बेसिकली मतदान के महत्व के लिए जागरूक भी करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के प्रेरित करते हैं। चुनाव के दौरान वे अपने कार्यकर्ता यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविस्ट हैं उनके माध्यम से मतदाता तक पहुंचते हैं और सरकार की जो नीतियां हैं तथा विपक्ष की वाली जो कमी उन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद जिस दल या जिस गठबंधन को बेसिकली बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है, जबकि जो दूसरा जो हार जाता है वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। विपक्ष क्या करता है, सरकार की देखिए जो भी नीति आ गई उसको समीक्षा करता है और जनता के हितों की रक्षा का यहाँ पर प्रयास भी करता है। हालांकि कहा जाए तो निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी, जैसे कई बार चुनाव में आपने देखा होगा धन बल का इस्तेमाल होता है, बाहुबल का इस्तेमाल होता है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, झूठे वादे हैं, दुष्प्रचार, जैसे कई समस्या देखने को मिलती है जो लोकतंत्र को प्रभावित करने का कार्य करती है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे पास जो भी राजनीतिक दल है वो संविधान, चुनाव आयोग के जो भी नियम बनाए गए और आदर्श जो विचार हैं, आचार संहिता होगी, इन सभी चीज़ों का पालन करें और निष्पक्ष और जो पारदर्शी चुनाव इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने में सहयोग करें। निष्कर्ष की बात की जाए तो भारतीय जो हमारे निर्वाचन प्रक्रिया में सफलता के जो राजनीतिक दलों की भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वे जनता और सरकार के बीच में एक सेतु पुल के रूप में कार्य करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या करते हैं, ये मजबूत बनाते हैं तथा देश में जो उत्तरदायी और मान लीजिए जो हमारे पास प्रतिनिधिक जो शासन है इसकी स्थापना में अपना जो भूमिका है वो ये निभाने का कार्य करते हैं हमारे पास। तो अगर ये राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, उन सब का महत्व क्या है और उन सब का जो बढ़ता प्रभाव देखा जा रहा है इसका आपको एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यानी हमारा जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी में जो भी क्षेत्रीय पार्टी होती है उनका क्या महत्व है और साथ ही साथ उनका जो बढ़ता प्रभाव है उसका एक आलोचनात्मक आपको यहाँ पर मूल्यांकन करने बोला गया है। तो ये क्वेश्चन आपको 15 नंबर के लिए पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग डिकोड करते हैं। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल अगर कहा जाए, एक ऐसे दल होते हैं हमारे पास जो मुख्य रूप से किसी राज्य या किसी विशेष क्षेत्र के हित, समस्या और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी राज्य में स्पेसिफिक काम करता है या फिर किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के हितों के लिए कार्य करता है, उनकी समस्या को समाधान करता है और उनकी जो भी आकांक्षाएं हैं उनका ये प्रतिनिधित्व करने कार्य करता है, उन्हीं को हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नाम से जान सकते हैं। हमारा भारत देखिए बहुत बड़ा देश है, विविधतापूर्ण देश है। इन दलों का बेसिकली का महत्व जो है वो समय के साथ लगातार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें अपने झारखंड में ही, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा होगी, राष्ट्रीय जनता दल जो आरजेडी बेसिकली बिहार में बेसिकली ये पार्टी बिहार में, यूपी में देखने में मिलता है। डीएमके ये तमिलनाडु की पार्टी होगी, अन्ना दुमके मतलब AIADMK, ठीक है, और तृणमूल कांग्रेस जो कुछ स्पेसिफिक उदाहरण है, क्योंकि
ये किसी राज्य में ही इनका जो वर्चस्व है वो देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब इसी भारतीय लोकतंत्र में जो क्षेत्रीय दल है उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ी भूमिका ये रही है कि वे स्थानीय समस्याओं और जो क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं। मतलब ये जो भी उनकी बेसिकली जो भी लोकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम है उनको नेशनल लेवल पे क्या करते हैं, इनको बताने का काम करते हैं। ये दल अपने अपने राज्यों की भाषा, संस्कृति, परंपरा तथा जो भी स्थानीय पहचान है इसकी रक्षा के लिए वो कार्य करते हैं। मतलब हम अपने जैसे झारखंड रहते हैं तो हमने झारखंड की संस्कृति होगी, उनकी पहचान होगी, परंपरा होगी, तो इन सभी चीज़ बनाए रखने के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकते वो हर चीज़ हम लोग करते हैं। साथ ही साथ वे किसान हो गए, मजदूर हो गए, आदिवासी हो गए, पिछड़े वर्ग हो गया और अन्य जो भी वंचित समुदाय है इन सभी के हितों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करने का कार्य करते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि जनता के बीच जो इनकी लोकप्रियता है वो लगातार हमारे पास बढ़ रही है, क्योंकि लोगों से जुड़े हुए रहते हैं तो कनेक्टिविटी लोगों ज़्यादा रहेगा तो सिंपल सा बात है इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी ही हमारे पास। अगर हम बात करें 1990 के दशक में भारत में हम लोग जो राजनीतिक पार्टी देखते थे वो गठबंधन राजनीति से चल रहा था, जिससे जो क्षेत्रीय दल है उनका महत्व और बढ़ चुका था, क्योंकि कई बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय दलों को बेसिकली जो क्षेत्रीय जो दल है उनका समर्थन लेना पड़ता था। इस कारण जो क्षेत्रीय दल है वो राष्ट्रीय नीति जो बनती थी और निर्णयों पर क्या करते थे, अपने हिसाब से प्रभावित कर सकते थे। इससे जो संघीय व्यवस्था थी उसको भी मजबूती मिली और राज्यों की जो आवाज़ है उसका जो महत्व है और भी बढ़ता चला गया। हालांकि क्षेत्रीय जो दल होते हैं उनका देखिए कुछ लिमिटेशन है, कहीं कहीं इन पर परिवारवाद, जैसे जैसे बिहार में आप देखते होंगे आरजेडी, झारखंड में हमारे पास जेएमएम हो गया हमारे पास है, इन सभी पर परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिगत नेतृत्व को बढ़ावा देने का आरोप लगते रहे। कुछ अवसरों पे ये जो दल होते हैं वो केवल बेसिकली क्षेत्रीय हित पर प्राथमिकता देते हैं, जिससे जो राष्ट्रीय हित हो सकता है वो प्रभावित हो सकता है हमारे पास है। गठबंधन सरकार में इनके कारण जो राजनीतिक अस्थिरता दिखी जाती है इसकी स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल है वो भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन्होंने राज्य के विकास हो चाहे स्थानीय समस्या हो, इन सभी के समाधान तथा लोकतांत्रिक जो प्रतिनिधित्व है इसको और मजबूत किया। यद्यपि इसके सामने देखिए बहुत सारी चुनौतियां तो जरूर है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में इसकी जो सहभागिता वो बढ़ी है, उत्तरदायी बनी है और साथ ही साथ समावेशी बनने में इसका जो योगदान है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा 15 मार्क्स के लिए, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपसे बच्चों को लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जो भूमिका होती है और इनकी जो कार्य प्रणाली हो उनका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करने बोला गया है कि हमारे जो इंडियन डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनका क्या रोल है, उनका कार्य प्रणाली क्या होता है, इसका एक आलोचनात्मक आपको मूल्यांकन करने बोला गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करते हैं। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अगर कहा जाए आधारशिला है हमारे पास, यानी जो हमारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलता है उसका जो आधारशिला है वो राजनीतिक दल से चलता है। हमारे भारत जैसा विशाल लोकतांत्रिक देश है उसमें राजनीतिक दल का, चाहे वो जनता हो, सरकार हो, इन सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करने कार्य करता है, वो है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी। वे जनता की समस्याएं और जो भी अपेक्षाएं हैं सरकार को लेकर वो बताने कार्य करते हैं सरकार को, और सरकार की नीति और जो कार्यक्रमों को उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। लोकतंत्र की सफलता ये काफ़ी हद तक बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज की कार्य प्रणाली है उस पर ये निर्भर करने कार्य करता है, यानी लोकतंत्र कितना सफल होगा नहीं होगा ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो कार्य प्रणाली होता है उस पर ही निर्भर करता है। राजनीतिक दलों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो क्या करना, चुनाव में बेसिकली पार्टिसिपेशन करना और जो भी योग्य उम्मीदवार हैं उनका क्या करना, सिलेक्शन करना। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला तो वो जो दल होता है बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी होता है वो तो सरकार बनाता है, जबकि जो अन्य दल है वो विपक्ष के रूप में सरकार की का जो भी कार्य किया जाता है सरकार द्वारा उनकी समीक्षा करते हैं। राजनीतिक दल जनमत का क्या करता है, निर्माण करता है हमारे पास है, और नागरिकों में जो राजनीतिक जागरूकता बढ़ाते हैं और साथ ही साथ लोकतांत्रिक मूल्य की क्या करते हैं, रक्षा करने कार्य करते हैं। वे संसद और विधानसभा में बेसिकली क्या करते हैं, कानून निर्माण जो नीति होती है उनके निर्धारण तथा राष्ट्रीय और जो भी बेसिकली हमारे राज्य स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने में क्या होता है, ये सक्रिय भाग लेने कार्य करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बताया हुआ है कि हालांकि राजनीतिक दलों की जो कार्य प्रणाली में बहुत सारी देखिए कमियां भी देखी जाती है। कई दलों में आंतरिक जो लोकतंत्र का अभाव देखने को मिलता है और निर्णय जो होते हैं वो कुछ ही नेताओं तक ही बेसिकली सीमित रहता है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, धन बल, बाहुबल, जातिवाद, सांप्रदायिकता और राजनीतिक जैसे कई समस्याएं जो है लोकतंत्र की जो गुणवत्ता होता है उसको ये प्रभावित करने कार्य करते हैं।
कई बार चुनाव जीतने के बाद भी अव्यावहारिक जो वादे किए जाते हैं और सत्ता प्राप्ति के बाद उन्हें पूरा नहीं किया जाता। दल बदल की जो प्रवृत्ति होती है वो भी क्या करती है, राजनीतिक स्थिरता के लिए बेसिकली एक चुनाव कह सकते हैं हमारे पास स्थिरता के लिए एक चुनौती बन के यहाँ पर खड़ी रहती है। ठीक है, फिर अगला बताया हुआ है, इन कमियों को दूर करने के लिए राजनीतिक दलों में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, साथ ही साथ आंतरिक लोकतंत्र हो गए, वित्तीय जवाबदेही लेनी चाहिए, योग्य नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहिए, चुनाव सुधार को प्रभावी ढंग से क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे पास राजनीति में जो अपराध और जो भ्रष्टाचार है उनको कम करने के लिए जो भी सख्त कह सकते कदम है वो उठाए जाने चाहिए हमारे पास है। निष्कर्ष में बोले तो राजनीतिक दल जो है वो भारतीय लोकतंत्र की एक आत्मा है, जिसकी सकारात्मक भूमिका है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, जबकि कमियां क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करना है, कमजोर कर सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों को संविधान के आदर्श का पालन करते हुए ईमानदारी, पारदर्शिता और जनहित के आधार पर ये कार्य करना चाहिए हमारे पास है, ताकि लोकतंत्र और भी अधिक क्या हो सके, हमारे पास सशक्त बने एवं साथ ही साथ प्रभावशाली बन सके। ये था क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में राजनीतिक दलों की जो मुख्य समस्या है उसका वर्णन करना है और साथ ही साथ उनके सुधार हेतु जो भी सुझाव हो सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं आपको। तो भारत में राजनीतिक दलों की जो प्रमुख समस्या है उनका वर्णन करते हैं और चलिए उनके सुधार हेतु जो भी सुझाव हो सकते हैं बताते हैं। तो राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण एक स्तंभ के रूप में कार्य करता है। इनके माध्यम से जनता जो है वो शासन में क्या करता है, अपना जो भागीदारी है बेसिकली अपना जो पार्टिसिपेशन है वो सुनिश्चित करता है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और सरकार का जो गठन करते हैं तथा जनता की जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाते भी हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो भारतीय राजनीतिक दल है हमारे पास अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके कारण लोकतंत्र की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे प्रभावित होती चली है हमारे पास। ठीक है, राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी समस्या आंतरिक लोकतंत्र का जो अभाव है वो देखने को मिलता है। अधिकांश दलों में निर्णय जो होते हैं कुछ जो बेसिक नेता होते हैं उन तक सीमित रहता है और सामान्य कार्यकर्ताओं की जो भागीदारी होती है उसमें कम देखी जाती है। परिवारवाद भी इसका एक प्रमुख हिस्सा है हमारे पास, जिसमें नेतृत्व एक ही जो है परिवार के सदस्य के हाथों में बेसिकली क्या होता है, केंद्रित रहता है, फोकस या सेंट्रलाइज रहता है हमारे पास। इसके अलावा भ्रष्टाचार हो गया, धनबल हो गया, बाहुबल, इन सभी का जो बढ़ता वर्चस्व है या कैसा बढ़ता प्रभाव चुनाव की जो निष्पक्षता होता है उसको प्रभावित करने कार्य करता है। कई बार राजनीति में जातिवाद हो गया, धर्म हो गया और क्षेत्रवाद के आधार पर बेसिकली बताया जा रहा है कि मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे सामाजिक जो सौहार्द होता है और जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। दल बदल की जो प्रवृत्ति होती है वो राजनीतिक जो अस्थिरता होती है उसका कारण बनती है और जनता का जो विश्वास है ये कम करने का भी कार्य करती है। अगला पॉइंट बताया हुआ हमारे पास है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक जो दल होते हैं उनमें आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं उनका चयन जो होता है वो पारदर्शी होना चाहिए और साथ ही साथ लोकतांत्रिक तरीके से उनका चुनाव होना चाहिए। चुनावी चंदे और खर्च का जो पूरा विवरण है वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए हमारे पास, ये बताया हुआ है, ताकि वे वित्तीय जो पारदर्शिता है वो बनी रही और राजनीति में आपराधिक जो छवि वाले हमारे पास व्यक्ति है, ठीक है, उनकी भागीदारी पर सख्त जो नियंत्रण है वो होना हमारे पास चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ चुनाव आयोग को और अधिक शक्तिशाली बनाकर चुनावी नियम में जो कठोरता होता है हमारे पास है उनसे पालन करना चाहिए। ठीक है, युवा, महिला हो गया, योग्य जो वर्ग हो गया और ईमानदार व्यक्तियों को राजनीति में जो अधिक अवसर है वो दिए जाते हैं हमारे पास, याद रखिएगा। निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय हमारे पास लोकतंत्र की सफलता जो है वो राजनीतिक दलों की जो कार्य प्रणाली होती है उस पर निर्भर करता है। यदि राजनीतिक दल पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदारी और साथ ही साथ लोकतांत्रिक मूल्य जो है उनका पालन करें और आवश्यक साथ ही साथ हमारे पास सुधार लागू करने के लिए जो भी बेसिकली लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है, प्रभावी बनाता है और साथ ही साथ हमारे पास जनहितकारी भी बनाता है साथ में ये। अब अगर बच्चा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना चाहता तो लिख सकता है। यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी से राजनीतिक दल क्या होता है, इसके जो प्रकार होते हैं इनकी व्याख्या करनी है। फिर राजनीतिक दलों की जो विशेषता होती है वो बताना है। भारत में राजनीतिक दलों की जो भूमिका होता है इसका आपको मूल्यांकन करने बोला है। तो व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, मेन फीचर्स क्या पॉलिटिकल पार्टीज का, एब्सोल्यूट क्या हमारे पास रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, फिर यूनिट 2 से आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कार्य प्रणाली का या कांग्रेस प्रणाली का विकास कैसे हुआ और कांग्रेस के उदय और पतन के कारण जो होते हैं हमारे पास उन पर आपको चर्चा करने बोला गया है। यूनिट 3 में आपको स्वतंत्र भारत में दल प्रणाली की प्रकृति एवं उस पर चर्चा करने बोला गया। फिर भारत में जो बहुदलीय प्रणाली के कारण क्या होते हैं और भारत में गठबंधन जो सरकार देखी जाती है, राजनीति देखी जाती है, उसका महत्व आपको समझाने बोला गया है। ठीक है,
फिर यूनिट 4 में लिखना चाहे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भाजपा की तुलना करें। क्षेत्रीय दल की क्या भूमिका होती है, जिनमें झामुमो और राजद को उदाहरण लेकर समझाना है। और क्षेत्रीय दलों के बेसिकली हमारे पास जो उदय होता है इसके कारणों का आपको व्याख्या करने बोला गया है। ठीक है। फिर यूनिट 5 में चुनावी प्रक्रिया में जो राजनीतिक दल होता है उनकी क्या भूमिका है। भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता पर बेसिकली हमारे प्रकाश डालने बोला गया है। और चुनाव में हमारे पास चुनाव आयोग और उनकी जो शक्तियाँ होता है उनको समझाने बोला गया है। फिर यूनिट 6 में भारत में राजनीतिक दलों की जो कार्यप्रणाली होता है उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। भारत में दलों के भ्रष्टाचार के मुख्य कारण क्या है। फिर राजनीतिक जो दल होते हैं उनमें आंतरिक जो लोकतंत्र की कमी है उस पर आपको चर्चा करने बोला जाता है। ठीक है। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, भारत की दलीय प्रणाली जो होती है वो बेसिकली बहुदलीय जो प्रणाली है इसको आपको क्या करने बोला गया, इस कथन का आपको विवेचना करने बोला गया। फिर कांग्रेस प्रणाली क्या होता है ये हमने बताया था। नेहरू काल में कांग्रेस की विशेषताओं की चर्चा करें। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में, इसकी स्थापना क्या उद्देश्य था। फिर बीजेपी के बारे में पूछा, बीजेपी का उदय हो गया, विकास हो, और जो भी साथ ही वैचारिक आधार की जो आलोचनात्मक व्याख्या वो करने बोला गया है। तो ये था आपसी बच्चों का मेजर पेपर 12 पॉलिटिकल साइंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन के आंसर हमने आपको समझा दिए, कैसे लिखना है, कितना लिखना, किस हिसाब से आपको नंबर मिल सकता है। ये सभी चीज़ हमने आपको बता दी। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।